Hello friends, welcome back and let's move to part 2 of the chapter microorganisms. As promised, we are going to discuss the types of microorganisms. So let's begin, and I'm going to discuss about the major groups of microorganisms which are present amongst us. So the first category is a bacteria, और बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में तो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आपकी जनरल नॉलेज का भी एक पार्ट होंगे. Then you have algae, and I'm not surprised because algae भी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है और हमने उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है. Yes, the third category is a protozoa. Then you have fungi. Fungi is also not new to you क्योंकि fungi के बारे में भी हमने पढ़ा है. And then last में the important is the virus, जिसके बारे में आज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है जो ग्लोबली एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ वायरस. सो आज की क्लास में हम ये जितने भी मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब पे डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ microorganism, and that is called a bacteria. So since bacteria is not new to anyone, so let's talk about the habitat of a bacteria. So bacteria are found in every habitat on earth like soil, rocks, oceans and even Arctic snow. Some live in or other organisms including plants and animals, including humans. There are approximately 10 times as many bacterial cells as human cells in the human body. So on the basis of the shape, bacteria can be divided into different categories, and the first category is Vibrio, जिसको हम comma shaped भी बोलते हैं. तो अगर आप पिक्चर में देखोगे, the shape of this bacteria is exactly like a comma. Then you have Bacilli, which is a rod shaped bacteria, and in the picture you can easily make out it is looking like a rod. The third is Spirillum, which is a spiral shaped bacteria. So again, if you look at the picture, आपको वो एक spiral की तरह दिख रहा है, and everybody has seen a spiral. Your spiral notebooks, सब में there is a spring which is like this. Yes, so because of this, it is called a spiral shaped bacteria. Now, the fourth shape is Cocci, which is spherical. So you can see सब बैक्टीरिया हैं बट सब अलग अलग शेप्स और अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं और सबके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे. एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज द साइज. द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रॉन्स. आपको इसका मीनिंग पता है? 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर का भी 1,000th हिस्सा इज माइक्रॉन. तो आप इमेजिन करो कि ऑब्वियसली हमें ये नेकेड आई से तो कभी दिख ही नहीं सकते, बट इससे ये श्योरिटी होती है कि ये बैक्टीरिया आपको हर जगह प्रेजेंट होंगे जो आपकी नोटिस में नहीं आ रहे होंगे विद नेकेड आईज. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. दैट इज वाई हाइजीन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों की बहुत बात की जाती है बिकॉज ये वाले सारे जर्म्स हमारे आसपास हैं बट हम अवेयर नहीं हैं इन सब के बारे में. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ दीज बैक्टीरियाज. So the nutrition in bacteria is mainly autotrophic and heterotrophic. तो हमारे पास दोनों टाइप की न्यूट्रिशन है बैक्टीरियाज में, वो ऑटोट्रॉफिक्स भी हैं. अब आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स में कौन सी कैटेगरी आती है बिकॉज ये हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. एंड हेटरोट्रॉफिक की भी एक कैटेगरी है जो कि डिपेंडेंट फॉर्म है. Then the phototrophic bacteria contains various pigments to synthesize their own food. उनको phototrophic क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो लाइट पे डिपेंडेंट है. एंड एज यू नो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स प्लांट्स के केस में होता था. दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट. सो वाइल हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, पैरासिटिक बैक्टीरिया फुलफिल देयर न्यूट्रिशन नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल. क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता ही ऐसा है जहां पे बैक्टीरिया को होस्ट बॉडी में सर्वाइव करना पड़ेगा अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, अपने फायदे के लिए. बट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक इफेक्ट और भी था कि उस केस में होस्ट बॉडी हार्मफुल इफेक्ट्स झेल सकती है, राइट. तो इसका अंदाजा ये है कि अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होगा तो हमें डिसीज हो जाएगी या हम सफर करेंगे बिकॉज दैट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So let's talk about reproduction of bacteria. That means ये multiply कैसे होते हैं. So most bacteria reproduce by binary fission. हम binary fission के बारे में भी पढ़ चुके हैं. Binary means
2 और फिजन का मतलब होता है एक सेल 2 में टूट रहा है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर वो 2 4 में होंगे। सो दिस इज हाउ दे स्टार्ट multiplying one after the other, and that is why in case of reproduction in bacteria, the process, the bacterium which is a single cell divides in two identical daughter cells। तो जो मैंने बोला कि एक सेल टूट के 2 सेल्स बनता है, वो दोनों उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, एंड दे आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनको आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बोला जाता है। So binary fission begins when the DNA of the bacterium divides into 2 replicates। replicates उसी को बोला जाता है जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, because they are identical in nature। और इसका एग्जाम्पल है E. coli। And what is the time duration of dividing? Please watch that। E. coli divides every 20 minutes। हर 20 मिनट में E. coli डिवाइड होता है। सो हाउ रैपिडली वो स्प्रेड होते हैं, हमें ये पता चलता है, और इसीलिए ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज बाय द टाइम आप रियलाइज करते हो कि आपको कोई हार्मफुल बैक्टीरिया से आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, तो उनका जो डिवीजन है वो इतना जल्दी हो जाता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। देन बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी एनारोबिक और एरोबिक। हमें ये दोनों भी पता है, हमने जूनियर क्लासेस में एरोबिक और एनारोबिक दोनों के बारे में पढ़ा था कि एरोबिक का मतलब है आप ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करते हो रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक का मतलब ये होता है जहाँ पे हम ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव करते हैं। तो बैक्टीरिया का ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो विद ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन दोनों ही सिचुएशंस में सर्वाइव कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। एंड दिस नॉलेज कम्स बाय रीडिंग अ लॉट। बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे तो यही माइक्रोबायोलॉजी में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पास पूरी नॉलेज होती है, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन। तो वो इतने एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं कि विद द नेम दे कैन इजीली डिफरेंशिएट कौन एरोबिक में आ रहा है, कौन एनारोबिक में आ रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव अहेड विद द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड एल्गे। ये नाम कुछ नया नहीं है, इसके फीचर्स भी कुछ नए नहीं होंगे, बिकॉज आपने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में where is an algae found, उसका habitat क्या है। So algae are mostly aquatic organisms। These are simple organisms which are found in aquatic habitats such as fresh water, marine, moist stones, wood and even soil। जो काय आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, आपने देखा ना वो ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है जहां पे भी बहुत सारा वाटर, स्टैंडिंग वाटर है, स्टिल वाटर है, right? Algae are defined as a group of predominantly aquatic photosynthetic and nucleus bearing organisms that lack true roots, stems, leaves and specialized multicellular reproductive structures of plants। क्योंकि प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो ग्रीन कलर के हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट्स वाला है, लेकिन अमेजिंग पार्ट ये है एक प्लांट की तरह ना उनके पास रूट्स हैं, ना उनके पास स्टेम्स हैं, ना उनके पास वो सारे फीचर्स हैं जो एक प्लांट में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो दिस इज a unique feature of nature which algae have got। So their nutrition is that the majority of algae are photoautotrophs, which means they can undergo photosynthesis to synthesize their food। So that is the only feature they are carrying from plants, so we call them autotrophs। Now let's talk about the pigments। Pigments means the different types of algae based on the colors। क्योंकि जैसा मैंने बोला आप सबको ये भी ग्रीन नेचर के ही दिख रहे होंगे, क्योंकि सब फोटोसिंथेटिक हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन जस्ट लुक एट देम, दिस इज अ येलो ब्राउनिश कलर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिसोफाइटा। सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ algae which is of yellow brown color। Then you have a blue green algae which is called Cyanophyta, and you can see how it is spreading over the water। So thoda thoda color differentiation hai, rest everything is same। Here you say brown algae and that's called Phylophyta, you can see in the picture, and here you have green algae which is called Chlorophyta। So these are the various pigments, I would say, of a algae, because rest of the features for them are same। So now let's talk about the third category of protozoa। Protozoa हमने जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, but still
आपने कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ डिस्कस किया है थोड़ा बहुत. सो नाउ लेट्स, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, आप यहाँ देख सकते हैं इसको सीलिया प्रोटोजोआ बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस टाइप ऑफ प्रोटोजोआ में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सीलिया हैं. और सीलिया का मेन फीचर क्या था कि वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. सिमिलरली द सेकेंड कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैजिलम प्रोटोजोआ. और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अ फ्लैजिला. सो इसकी प्रेजेंस से दिस मेक्स इट अ फ्लैजिलम प्रोटोजोआ. और यहाँ पे भी इनका जो रीजन है ऑफ प्रेजेंस वो सिमिलरली है, मूवमेंट. So protozoa are unicellular, as you can see, eukaryotic, heterotrophic organisms. They are either free living or parasites, right? तो ये present भी हो सकते हैं body के अंदर और free living भी हो सकते हैं. Protozoa have different kinds of locomotory organs, जो मैंने अभी बताया, cilia, flagella, ये सब locomotory organs हैं जो movement में help करती हैं क्योंकि वो single celled organisms हैं. They have pseudopodia, flagella, cilia, etc. Locomotion by pseudopodia is seen in amoeba. So जहां पे भी pseudopodia is present, we will see that diagram in the coming slide, because amoeba में किस तरह से pseudopodia function करता है ये भी आपने junior classes में पढ़ा था, and we will discuss in the next slide. Then you have flagella, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, and flagella is present in euglena and cilia is present in paramecium. So these are the examples of various types of protozoas with different locomotory organs. Some protozoans lack locomotory organs due to parasitic life like sporozoans. तो कुछ categories of protozoa ऐसी भी हैं जिनमें locomotory organs present नहीं हैं. For example, sporozoans. Okay, so again in one kind of a microorganisms we have so many categories. All right, now let's move to the next slide, and where I'm going to talk about this amoeba. Now you can see and you can recall किस तरह से हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था, विच इज होलोजोइक. नाउ लेट्स रिकॉल दैट, एंड एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ derive nutrition by ingesting other organisms. This mode of nutrition is said to be holozoic, and it involves development of organelles for food capture, ingestion, digestion, assimilation and egestion जो इसमें हो रहा है, right? Some protozoans are parasites. They feed on animal cells and cause disease in man and domestic animals. तो अगर वो parasites की तरह होंगे तो मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे भी parasitic term आ जाती है इसका मतलब host body is going to suffer, क्योंकि ये तो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेंगे living in the host body, but उस केस में host body is not going to get any benefit. Alright, so let me show you how ingestion, how this holozoic nutrition is taking place. So you can see the pseudopodia here. किस तरह से pseudopodia जो है वो इस फूड मॉलिक्यूल के आसपास डेवलप होना शुरू होता है और धीरे धीरे उसको एनगल्फ करता है, और लास्ट स्टेज में उसका पूरा का पूरा यूसेज हो जाता है जहां पे वो एसिमिलेट करता है, एंड बाद में इजेशन जहां पे वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. यस, सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा. Now let's talk about another interesting microorganism, that's a fungi. We are very close to fungi, right? Because बहुत सारी चीजें हम खाते हैं और हम everyday life में देखते हैं. ऐसा हमने last class में भी पढ़ा था. So fungi are eukaryotic, हमें मालूम है, non-vascular, non-motile and heterotrophic organisms. Yes, we all know that. They may be unicellular or filamentous. They reproduce by means of spores. And fungi exhibit the phenomenon of alteration of generation. Fungi lack chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis. So all these features we know because one of the varieties of fungi that we eat is a mushroom. Yes, so जब उसको हम पिक्चर में रखते हैं तो बहुत, लेकिन वो एक beneficial fungi है क्योंकि आप उसको कंज्यूम करते हो, right? और जैसा मैंने बोला हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये दो एस्पेक्ट्स होंगे, गुड और बैड. तो मशरूम्स का केस इज अ बेनिफिशियल वन, इट्स अ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बैड वंस, उसमें ज्यादातर आते हैं हमारे पैरासिटिक फंजाई. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट, द सैप्रोट्रोफिक फंजाई. एंड व्हाट आर दे? जैसा कि आपको पता है सैप्रोट्रोफिक जिसके साथ भी जुड़ जाता है इसका मतलब वहां पे डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही फूड जनरेट होता है. सो इस केस में भी यही होगा. पैरासिटिक क्योंकि वो होस्ट बॉडी में रहेगा और होस्ट बॉडी को हार्म करेगा. सो ये फंजाई तो इन एनी केस आपके लिए बैड ही बैड है.
Symbiotic fungi, जो they grow in living organism and get mutual benefits. So as we know, symbiotic relationship, उसमें दोनों benefited होते हैं. So there is no scope of lot of harm. But yes, in parasitic, it is full of harm. जो bread molds आपने पढ़े थे और हमने देखा था किस तरह से spores formation की help से fungi multiply करते हैं, grow करते हैं और बहुत सारे spread होने शुरू हो जाते हैं. So now let's talk about the reproduction, and if you are not very surprised, you have seen this yeast cell. तो हमने जब junior class में भी पढ़ा था, हमने fungi की जो reproduction है वो yeast में देखी थी. So let's recall that once again. So although fragmentation, fission and budding are methods of asexual reproduction in a number of fungi, the majority reproduce asexually by the formation of spores. Yes, we all know that. But in case of a yeast cell, you can say how slowly is this yeast cell develops a bud on the top, and धीरे धीरे जब ये bud develop हो जाता है, ये हमारी जो मेन yeast cell था उसके ऊपर एक chain बना देता है ऐसे बहुत सारे buds की, and after a period of time जब ये chain बहुत लंबी हो जाती है, they detach from the parent body और ये independently exist करना start कर देते हैं, right? So with this help, in case of yeast cell, it is done through budding. So this is the perfect example, and this is how they start dividing. Now let's talk about the last category, and that's virus. अब तो virus का नाम सुन के बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, because everybody knows the basic characteristics. और अच्छा तो शायद किसी को पता नहीं होगा, mainly आप डरते हो कि virus का नाम सुन के कि it is very harmful. So they are non-living structures, they are non-cellular, contains a protein coat which is called the capsid, have a nucleic acid core containing DNA or RNA, one or the other या दोनों ही नहीं होते, capable of reproducing only when inside a host cell. Very important point. So it always need a host body to multiply. They are so tiny that they are seen with the help of an electron microscope only. They are regarded as the connecting link between non-living and living beings because they behave as living inside the living cells and non-living outside the cells. So ये कितना unique feature है, right? जैसे हम multi-split personalities की बात करते हैं. When they are inside the body, they are going to live as a living cell, and when they are outside the cell, they will behave as a non-living organism. So these are the characteristics which a virus possess, and that's what make them very deadly. So let's talk about the other features of a virus. I'm going to show you the various types of virus जिसकी आप बहुत यंग एज से आपको इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, बिकॉज दे आर समथिंग जिसकी बॉडी को शुरू से एंटीबॉडीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करनी पड़ती है इनके थ्रू. सो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट HIV. इट इज अ वेरी वेरी डेडली वायरस एंड देयर इज नो प्रिक्योर टू दिस. देन यू हैव हर्ड अबाउट इबोला वायरस, एवरी वन ऑफ द. देन यू हैव रैबीज, आपको पता है, डॉग बाइट. Yes, and there is a proper course which the person has to take if he or she is expecting to, have this kind of a virus in their body. इसीलिए ये वाली नॉलेज सबको है कि इफ अ स्ट्रेट डॉग स्पेशली, बिकॉज वो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, वो हेल्दी कंडीशंस में नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो सलाइवा होता है डॉग का, उसमें ये वायरस जरूर प्रेजेंट होगा. सो इन दैट केस ऑफ अ बाइट बहुत नेसेसरी होता है, यू हैव टू रश टू द डॉक्टर इमीडिएटली एंड गेट योर मेडिकेशन डन एज सून एज पॉसिबल. देन यू हैव इन्फ्लुएंजा, जिसमें आई थिंक सब सफर करते हैं, स्पेशली आजकल के टाइम्स में एक इन्फेंट से लेके एक एजेड पर्सन, एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा. और इसका वैक्सीनेशन आई थिंक विद यंगर जूनियर किड्स बहुत टाइमली दिया जाता है टू मेक देयर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर टू दिस काइंड ऑफ अ वायरस. देन यू हैव बैक्टीरियोफेज. हेपेटाइटिस बी, इसकी भी आपने अपने यंगर वंस, इफ यू हैव यंगर सिबलिंग्स, आप टेल योर मदर टू शो यू द इम्यूनाइजेशन कार्ड. आप देखोगे हेपेटाइटिस बी क्या आपको बहुत यंग एज से ही वैक्सीन लगते थे, जस्ट बिकॉज टू सेव योर बॉडी फ्रॉम दिस हार्मफुल वायरस इनिशियली. Then you have adenovirus, and these are some of the examples of viruses. Types of viruses, there is a long list of viruses because the study is not very limited. It's a huge study. और सब
अभी भी क्या हो रहा है, यू हैव द न्यू वायरसेस अराउंड यू, सो एवरी टाइम यू फाइंड अ न्यू वायरस यू हैव टू गो थ्रू दैट स्टडी एंड इट टेक ईयर्स ईयर्स ईयर्स, क्योंकि आपको पता नहीं ना वो वायरस कैसे बिहेव करेगा, कैसे म्यूटेट करेगा, कैसे अपनी जो कॉम्पोजिशन है उसको चेंज कर सकता है. सो दैट कम्स विद टाइम, विद एक्सपीरियंस एंड विद अ लॉट ऑफ रिसर्च. ओके, सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी. So I hope मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, and I'm just trying to make you more aware about these kinds of virus, and I think you'll become more curious. जब आपको ये थोड़ा बहुत बताया, you'll become more curious to study about these viruses in detail. So wait for part 3 where we are going to discuss about both the types of beneficial and harmful microorganisms.